गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का एक प्रश्न बनाएंगे जो थोड़ा सा अलग प्रश्न है। सभी अलग अलग प्रकार के व्यवहार जिसमें शामिल है। तो वह प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों को श्री राजीव रंजन की जर्नल में प्रविष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 33वां। इसमें पहला व्यवहार दिया है, राकेश से 25,000 रुपये प्राप्त किए जो कि गत वर्ष उसके खाते में डूबत ऋण के रूप में लिख दिए गए थे। उसके बाद दूसरे नंबर का व्यवहार है, 4 लिपिकों का वेतन 60,000 रुपया देय है। देय है मतलब कि दिया नहीं है, देना बाकी है। फिर तीसरे नंबर का व्यवहार है, चालू वर्ष में चुकाए गए किराए में 20,000 रुपये अगले वर्ष से संबंधित है। और नेक्स्ट है, फर्नीचर 60,000 रुपये की लागत का है और उस पर 10% रास लगाइए। पांचवें नंबर पे 10 लाख रुपए की पूंजी पर 10% ब्याज लगाइए। और छठवां व्यवहार है, आहरण पर 5,000 रुपये ब्याज के लगाइए। तो ये अलग अलग प्रकार के व्यवहार उनको हम कैसे जर्नल में लिखेंगे, प्रविष्टि कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो प्रश्न इस राजीव रंजन का जर्नल करके ऊपर हेडिंग लिखोगे। जर्नल के 5 कॉलम तैयार करोगे, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। अर्थात इंग्लिश में लिखना है तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फेलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो कॉलम्स तैयार कर लेते हैं और एक एक प्रविष्टि पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले कॉलम्स तैयार हो चुके हैं आपके। तो ऊपर राजीव रंजन का जर्नल करके हेडिंग है और पहला व्यवहार है, आपको जो भी राकेश नाम के व्यक्ति से 25,000 रुपये प्राप्त आपने किए हैं और यह जो अमाउंट है ये गत वर्ष आपने डूबत ऋण में शामिल की थी। मतलब कि राकेश से रकम मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु यह रकम मिल गई है। पिछले वर्ष में आपने राकेश से रकम नहीं मिलेगी करके डूबत ऋण मानकर डूबत ऋण खाते में ट्रांसफर कर दिया था। जब कोई व्यक्ति दिवालिया होता है या तो वही रकम चुकाने में असमर्थ होता है तो हम उसी व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं, दिवालिया घोषित करते हैं। और उससे जो भी रकम हमें नहीं मिलती है तो वह हम डूबत ऋण करके समझ लेते हैं। तो राकेश से भी ऐसी कुछ घटना हुई थी। राकेश से रकम मिलेगी ऐसी कोई आशा नहीं थी, परंतु इस वर्ष में राकेश से रकम मिली है तो उसकी प्रविष्टि हम कैसे करेंगे। तो राकेश से रोकड़ मिल चुकी है इसलिए रोकड़ खाता डेबिट होगा और जो पहले हमने डूबत ऋण में डाला था तो वही रकम आपको प्राप्त हो चुकी है और इसलिए डूबत ऋण वसूली खाते से इंग्लिश में लिखना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट करके लिखना पड़ेगा। 25,000 रुपये आपको उससे मिल चुके हैं और इसी कारण से स्पष्टीकरण में लिखोगे डूबत ऋण की राशि प्राप्त होने हेतु। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का व्यवहार है, 4 लिपिकों का वेतन 60,000 रुपया देय है। तो 4 लिपिकों का वेतन आपने चुकाया नहीं है। चुकाना चाहिए था आपको, परंतु अभी तक आपने नहीं चुकाया है और इसी कारण से ऐसे वाले मदों को जो भी व्यय आपने नहीं दिया है उसको अदत्त करके बोला जाता है। तो अदत्त व्यय के रूप में अभी यहाँ पे आपको प्रविष्टि करनी है। तो वेतन चुकाना था इसलिए व्यय का खाता तो हमेशा डेबिट होता है नाम मात्र खाते के नियम के अनुसार, इसलिए वेतन खाता डेबिट होगा और अदत्त वेतन खाते से करके लिखेंगे। क्योंकि आपने दायित्व बढ़ा दिया, अभी वर्तमान में आपने ये जो वेतन की रकम है वो नहीं चुकाई है, इसलिए आपने अपना दायित्व बढ़ा दिया। दायित्व बढ़ाते हैं तो अदत्त करके शब्द लिखना पड़ता है। तो इसलिए प्रविष्टि हो चुके वेतन खाता डेबिट अदत्त वेतन खाते से वेतन देय रहने हेतु या तो वेतन नहीं चुकाने हेतु, वेतन बकाया रहने हेतु भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार का ये सेकंड नंबर का व्यवहार है। प्रविष्टि में आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट करके लिखना पड़ता है इंग्लिश में। तो ये 60,000 रुपये की ये प्रविष्टि हो गई सेकंड नंबर की। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का व्यवहार है, चालू वर्ष में चुकाए गए किराए में 20,000 रुपये अगले वर्ष से संबंधित है। किराया हमेशा एडवांस में चुकाया जाता है, आप लोग जानते होंगे, और इसी कारण से अभी आपने जो इस समय जो भी किराया चुकाया है वह अगले वर्ष के संबंध में है। 31 दिसंबर को अगर आप किराया चुकाते हो तो वो किराया रहता है जनवरी माह का, तो अगले वर्ष से संबंधित रहता है। तो अगले वर्ष के संबंधित जो भी कुछ व्यय आप चुकाते हो तो उसको पूर्वदत्त नाम से संबोधित किया जाता है और इसीलिए पूर्वदत्त मतलब कि पहले से आपने दे दिया है उसी को पूर्वदत्त कहते हैं। तो पूर्वदत्त ये संपत्ति में शामिल होता है और पूर्वदत्त का खाता हमेशा डेबिट होता है, इसलिए प्रविष्टि करेंगे पूर्वदत्त किराया खाता डेबिट रोकड़ खाते से, क्योंकि रोकड़ आपके द्वारा जा चुकी है और इसलिए ये तीसरे नंबर की प्रविष्टि हो चुकी है। पूर्वदत्त किराया खाता डेबिट रोकड़ खाते से 20,000 रुपये अगले वर्ष का किराया चुकाने हेतु या तो किराया पहले से चुकाने हेतु। तो इस प्रकार का ये तीसरे नंबर का व्यवहार।
उसके बाद चौथे नंबर में बोला गया है कि फर्नीचर 60,000 रुपये की लागत का है, उस पर 10% ह्रास लगाइए। अभी फर्नीचर पर ह्रास लगाने के लिए बोला गया है। कोई भी संपत्ति जिनका भी हम इस्तेमाल करते हैं उन संपत्तियों पर ह्रास लगना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं। अर्थात संपत्तियों का मूल्य भविष्य में क्या होने वाला है, कम होने वाला है। जो भी स्थायी संपत्तियां हैं उनका मूल्य भविष्य में कम होता है, उनके हमेशा निरंतर प्रयोग के कारण, और इसीलिए उन पर ह्रास के लिए प्रावधान लगाना व्यापारी के लिए एक अनिवार्य शर्त रहती है। और इसीलिए फर्नीचर पर ह्रास लगाने का प्रावधान यहाँ पे बोला गया है। फर्नीचर 60,000 रुपये का है और उस पर 10% ह्रास लगाना है, मूल्यह्रास लगाना। ह्रास मतलब ही मूल्यह्रास, जिसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो ह्रास लगाना मतलब कि व्यापार में हानि होना, और इसीलिए मूल्यह्रास खाता डेबिट, हानि का खाता हमेशा डेबिट होता है नाममात्र खाते के नियम के अनुसार, इसलिए मूल्यह्रास खाता डेबिट करोगे। और संपत्ति पर ह्रास है, इसलिए संपत्ति का मूल्य कम होता है, इसलिए फर्नीचर खाते से करके क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये हो गई है चौथे नंबर के व्यवहार की एंट्री। 60,000 का 10% 6,000 रुपया यहाँ पे हो चुका है, इसलिए रकम है दोनों पक्षों में विकलन और समाकलन डेबिट और क्रेडिट में 60,000 का 10% मतलब कि 6,000 रुपया। तो इस प्रकार का ये चौथा व्यवहार। फिर उसके बाद 5वें नंबर का व्यवहार। 5वें नंबर में बोला गया है 10 लाख रुपए की पूंजी पर 10% ब्याज लगाया है। 10 लाख रुपए की पूंजी पर अगर हम ब्याज लगाते हैं तो पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट होना है, क्योंकि पूंजी पर ब्याज लगाना व्यापार के लिए क्या है, व्यय है, और इसीलिए ही व्यय का खाता हमेशा डेबिट होता है, पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट। परंतु यही व्यापारी के लिए लाभ होता है, वह अपने पूंजी पर ब्याज वसूल लेता है, और इसी कारण से पूंजी खाते से करके ही लिखना पड़ता है। पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट, पूंजी खाते से करके ये प्रविष्टि होती है। और ये 10 लाख रुपए का 10% है, इसलिए 1 लाख रुपए का यहाँ पे रकम दिखेगी। 1 शून्य और बढ़ेगा, वहाँ पे 10,000 लिखा है, गलती से लिखा है। तो पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट पूंजी खाते से करके 5वें नंबर की प्रविष्टि आप करोगे। और फिर उसके बाद 6वें नंबर का व्यवहार है आहरण पर 5,000 रुपये ब्याज के लगाए। तो आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज एक दूसरे का विपरीत होता है। आहरण पर ब्याज लगाते हैं तो आहरण पर ब्याज व्यापार के लिए आय है, परंतु व्यापारी के लिए व्यय है, और इसी कारण से आहरण खाता डेबिट, पूंजी और आहरण ये दोनों भी व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही ये प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के रूप में आता है। और इसलिए पूंजी खाता और आहरण खाता दोनों भी व्यक्तिगत खाता है, व्यक्तिगत खाते का नियम उसके लिए लागू होता है। तो यहाँ पे व्यापारी ने जो भी कुछ आहरण किया था, अपने व्यापार से कुछ माल या तो रोकड़ निकाले होंगे, उसी पर ही ब्याज लगाना है। तो आहरण पर ब्याज लगाने के लिए आपको आहरण खाता डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी यहाँ पे स्वयं क्या होगा कि ये जो आहरण है आहरणकर्ता बन जाएगा, इसलिए आहरण खाता डेबिट और आहरण पर ब्याज खाते से करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह व्यापार के लिए आय है। आय का खाता हमेशा क्रेडिट होता है। अभी यहाँ पे हम प्रविष्टियां व्यापारी के दृष्टिकोण से नहीं करते, व्यापारी को हम थर्ड पर्सन ही मानते हैं, और इसीलिए व्यापार के दृष्टिकोण से करते हैं। व्यापार मतलब कि अपना बिजनेस के दृष्टिकोण से सभी प्रविष्टियां यहाँ पे होती है। व्यापारी जो व्यक्ति है उसके दृष्टिकोण से प्रविष्टियां नहीं होती, उसको अलग ही हम मानते। जैसे अन्य व्यक्ति से हम व्यवहार करते हैं, वैसे ही व्यापारी ने भी कुछ व्यवहार किया है, ऐसे मानकर ही प्रविष्टियां की जाती है। और इसीलिए 6वें नंबर के व्यवहार में हम आहरण खाता डेबिट, आहरण पर ब्याज खाते से ऐसे प्रविष्टि लिखेंगे और 5,000 रुपये वहाँ पे लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये टोटल सभी व्यवहार हो चुके हैं। इन व्यवहारों में बस 5वें नंबर के व्यवहार में 1 शून्य ज़्यादा लगाना है, 1 लाख रुपये का व्यवहार है, और इन सभी का योग कर लेना है। 25,000, 60,000, 20,000, 6,000, 1 लाख और 5,000। तो इनका योग आएगा 2,16,000 रुपया, जो नीचे लिख लेना है। ठीक है।